अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सोनिया और आज हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिक सिस्टम। ओके, सो ये चैप्टर आपके बीएसएन करिकुलम के हिसाब से फोर्थ सेमेस्टर यानी हेल्थ असेसमेंट 2 का सेकंड चैप्टर है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो न्यूरोलॉजिक असेसमेंट आप एक वक्त में नहीं कर सकते बिकॉज न्यूरोलॉजिक एग्जामिनेशन एक तो ज़्यादा लॉन्ग है प्लस में ये डिटेल्ड है, तो आप इसको एक ही वक्त में पूरी की पूरी परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके, अगर आपने कोई इनिशियल स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन करवाई है और वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम, तो उसके बाद ही आप असेसमेंट कर सकते हैं। दैट्स वाई आप इसको पूरा का पूरा नहीं कर सकते हैं ऐसे ही। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। न्यूरोलॉजिक असेसमेंट को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता हो कि अगर आप उसको असेस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने हाईएस्ट लेवल ऑफ न्यूरोलॉजिक फंक्शन को असेस करना है, उसके बाद नीचे जाते रहना है। जैसे कि हाईएस्ट लेवल में हमारे पास मेंटल स्टेटस आ जाता है और लोवेस्ट जो न्यूरोलॉजिक फंक्शन है उसमें हमारे पास रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं। तो आपने स्टार्ट लेना है हाईएस्ट लेवल से, देन लोवेस्ट लेवल पे। ओके, लाइक दिस। लेवल ऑफ न्यूरोलॉजिक फंक्शन में सबसे पहले है मेंटल स्टेटस एंड स्पीच। क्योंकि किसी का अगर हाथ या फिर पाँव काम नहीं कर रहा लेकिन उसका जो मेंटल स्टेटस है वो गुड है, उसकी स्पीच गुड है, क्लियर स्पीक कर रहा है वो। उसके बाद आपने क्रेनियल नर्व फंक्शन को असेस करना है। क्रेनियल नर्व फंक्शन को असेस करने के बाद आपने सेंसरी फंक्शन करना है। सेंसरी फंक्शन के बाद आपने मोटर फंक्शन करना है। अब यहाँ पर पहले सेंसरी क्यों करना है? क्योंकि अगर पहले वो पेशेंट सेंस ही नहीं कर पा रहा तो उसके रिस्पॉन्ड में वो मोटर फंक्शन को कैसे करेगा। इसीलिए पहले सेंसरी फंक्शन को असेस करना है, देन मोटर फंक्शन को असेस करेंगे। मोटर फंक्शन के बाद आप लास्ट में रिफ्लेक्सेस को असेस करेंगे। तो आज हम पहले वाले स्टेप को डिस्कस करेंगे विच इज़ मेंटल स्टेटस एंड स्पीच। ओके, हाँ। सो सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन की लिस्ट है जो आप मेंटल स्टेटस को असेस करने के लिए उस पेशेंट से कर सकते हैं। सो टू क्विकली स्क्रीन अ पेशेंट फॉर डिसऑर्डर थॉट प्रोसेस, अगर आप क्विकली असेस करना चाहते हैं उस पेशेंट का जिसको डिसऑर्डर थॉट प्रोसेस है, तो आप उससे ये क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अगर इनकरेक्ट आंसर आपको कोई भी इन क्वेश्चन में से इनकरेक्ट आंसर दे रहा है तो इट मीन्स देयर इज़ समथिंग एबनॉर्मल कंडीशन। उसके बाद आप उसकी कंप्लीट मेंटल स्टेटस की एग्जामिनेशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस आपने पूछने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ओरिएंटेशन टू पर्सन, यानी फंक्शन स्क्रीन कौन से फंक्शन के लिए आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं? ओरिएंटेशन टू पर्सन के लिए। तो उससे आप पूछेंगे व्हाट्स योर नेम। अगर बता रहा है अपना नाम तो ठीक है, अगर नहीं बता रहा तो आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम विथ हिज ओरिएंटेशन टू पर्सन। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आप कौन से फंक्शन की स्क्रीन करेंगे? ओरिएंटेशन टू अदर पीपल, यानी जो उसके साथ में हैं या फिर जो डॉक्टर्स या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स उसके करीब खड़े हैं, तो आप उससे पूछेंगे कि सामने फॉर एग्जांपल एक नर्स खड़ी है, दूसरी नर्स खड़ी है, ओके, और उसके साथ एक पोछा लगाने वाला भी खड़ा है, तो आप उससे पूछेंगे कि ये कौन है। अगर वो सही बता रहा है तो ठीक है, इट मीन्स ही और शी इज़ ओरिएंटेशन टू अदर पीपल। उसके अलावा आप उससे ये भी सवाल कर सकते हैं कि व्हाट्स योर मदर नेम, व्हाट्स योर फादर नेम, व्हाट्स योर ब्रदर या फिर सिस्टर नेम। ओके, तो ये क्या है? ये इंडिकेट करता है ओरिएंटेशन टू अदर पीपल। देन आप उससे पूछेंगे व्हाट ईयर इज़ इट, यानी ये इंडिकेट करता है ओरिएंटेशन टू टाइम, कि आइधर वो बंदा टाइम से ओरिएंटेड है या फिर नहीं है। अगर वो टाइम से ओरिएंटेड होगा तो वो बताएगा कि हाँ अभी 2024 चल रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप उससे ओरिएंटेशन ऑफ टाइम के लिए सवाल करेंगे व्हाट ईयर इज़ इट, या फिर आप उससे मंथ के बारे में पूछ सकते हैं या फिर डे के बारे में भी पूछ सकते हैं। ओके, डे के बारे में अगर पूछेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है और उससे आपको ज़्यादा मज़ीद पता लगेगा कि हिज मेंटल स्टेटस इज़ गुड। ओके, देन उसके बाद आप पूछेंगे उसकी ओरिएंटेशन टू प्लेस,
इसका मतलब है कि क्या वो प्लेस से ओरिएंटेड है कि मैं कहाँ पर हूँ, घर पर हूँ, घर में किचन में हूँ, कहाँ पर हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, हॉस्पिटल के रूम में हूँ, कौन सी जगह पे हूँ। तो आप उससे पूछेंगे कि वेयर आर यू नाउ, अभी आप कहाँ हैं। अगर वो बता रहा है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ तो इट्स गुड, या फिर ओपीडी में हूँ तो दैट्स आल्सो गुड। ओके, देन आप उससे पूछेंगे उसकी मेमोरी के बारे में। मेमोरी के बारे में जैसे कि हो गया हाउ ओल्ड आर यू। हाँ, इससे पता चलता है कि क्या उसकी मेमोरी गुड है या नहीं है। इससे उसको ये भी पता लगेगा कि मैं कितने साल का हूँ, या अगर उसकी मेमोरी गुड होगी तो वो बता पाएगा कि मैं इतने ईयर्स का हूँ। इसीलिए आप उससे सवाल करेंगे हाउ ओल्ड आर यू। ओके, देन आप उसकी रिमोट मेमोरी के बारे में पूछेंगे, जैसे कि वेयर वर यू बॉर्न, आप कहाँ पर पैदा हुए थे। फिर आप उससे पूछेंगे उसकी रीसेंट मेमोरी के बारे में। रीसेंट मेमोरी के बारे में जैसे कि व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, आपने ब्रेकफास्ट में क्या लिया था, आपने रात डिनर में क्या लिया था, ये क्या है, ये उसकी रीसेंट मेमोरीज हैं। तो आप उसके रीसेंट मेमोरी के बारे में भी पूछेंगे कि आइदर इट इज़ गुड और नॉट। ओके, देन आप कुछ जनरल नॉलेज पूछेंगे उससे कि हु इज़ करंटली द यूएस प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर पाकिस्तान है तो आप पाकिस्तान के हिसाब से ही उससे क्वेश्चन करेंगे जनरल नॉलेज में। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट ही पूछेंगे आप, जैसे कि पता नहीं, मुझे ही नहीं पता शहबाज शरीफ है या फिर नवाज़ शरीफ है, जो भी हो उनको पता होगा। आप जैसे जनरल नॉलेज में उनसे पूछ सकते हैं। ओके, सो उसके बाद आप उससे पूछेंगे लास्ट वाला क्वेश्चन, जो कि है अटेंशन स्पान एंड कैलकुलेशन स्किल। इससे आपको पता चलेगा कि कितना वो आपको अटेंशन दे रहा है या फिर अटेंटिवली वो आपको सुन रहा है, समझ रहा है, और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन स्किल्स। जैसे कि इसमें आप उससे क्वेश्चन करेंगे, कैन यू काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 20 to 1, क्या वो बैकवर्डली 20 से 1 तक काउंट कर सकता है। ओके, इससे आपको पता चलेगा कि उसकी कैलकुलेशन स्किल्स अच्छी है और उसकी अटेंशन भी अच्छी है। ओके, सो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो आप मेंटल स्टेटस को एग्जामाइन करने के लिए उस पेशेंट से पूछ सकते हैं। नाउ देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट। हाँ, इसी से रिलेटेड ही है कि जो ओरिएंटेशन टू टाइम है वो पहले डिस्टर्ब होता है देन ओरिएंटेशन टू पर्सन। ओरिएंटेशन टू पर्सन लास्ट में होता है, उसको पता होता है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। ओके, तो वो उसको बाद में लास्ट में होता है उसका डिस्ट्रप्शन। लेकिन जो टाइम का डिस्ट्रप्शन है वो पहले होता है, उसको पता नहीं होता कि क्या हाल हो रहा है। या फिर आपको ही ऐसा कभी कभी होता होगा, अगर सीवियर कंडीशन है या फिर आपके घर में किसी की हो गई है सीवियर कंडीशन, यानी उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा कि कौन सा साल चल रहा है, कौन सा दिन है, कौन सा महीना चल रहा है। तो ओरिएंटेशन टू टाइम जो है वो पहले डिस्टर्ब होती है, उसके बाद में ओरिएंटेशन टू पर्सन डिस्टर्ब होती है। ओके, तो ये बात आपने याद रखनी है। देन अब हम स्टेप बाय स्टेप मेंटल स्टेटस को चेक करेंगे। ओके, सो सबसे पहले मेंटल स्टेटस में आप लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करेंगे कि कितना वो पेशेंट कॉन्शियस है। ओके, और जिस तरह से वो आपके क्वेश्चन से या फिर आपके जो स्टिमुलस है उससे रिस्पोंड करता जा रहा है, उसी वे में आपने उनको ग्रेड करते जाना है। जैसे कि ये नीचे दिए गए हैं, वो कैसे। अगर आपका पेशेंट जो है वो सारे कमांड्स को फॉलो कर रहा है और जो भी स्टिमुलाई है उनको रिस्पोंड कर रहा है, तो इट मीन्स ही और शी इज़ अलर्ट। आपने उसमें क्या डॉक्यूमेंट करना है कि ये अलर्ट है। वो कैसे कि आप उसको देखकर स्माइल कर रहे हैं तो वो भी बदले में आपको देखकर या तो स्माइल करेगा या तो गंदा सा मुंह बनाएगा। ओके, ये मैटर नहीं करता कि वो स्माइल कर रहा है या नहीं कर रहा, ये मैटर कर रहा है कि क्या वो रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो इट मीन्स ही और शी इज़ अलर्ट। ओके, देन सेकंड पर है इस ड्राउजी, यानी क्या वो ड्राउजी है या फिर उसके बाद उसका जो रिस्पॉन्स है वर्बल स्टिमुलाई से वो डिलेड है। आप उससे पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, फिर वो घंटों बाद आपको जवाब दे रहा है, तो ये क्या है, इसमें आप उसको लिथार्जिक डॉक्यूमेंट करेंगे। ओके,
जैसे कि ये कर रही है। देन थर्ड है स्टोपोरस। इसमें क्या होता है कि एक विग्रस स्टिमुलेशन आपको करनी पड़ती है ताकि वो स्टिमुलाई कर सके, रेस्पॉन्स कर पाए उस स्टिमुलाई से। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि आपका भाई या फिर बहन जिसको आप वो गहरी नींद में सो रहा है सुबह के टाइम पर, और आप उसको, आपकी मम्मा बोल रही है कि जाओ बेटा उसको उठा के लाओ, वो उठ नहीं रहा, तो आप क्या करते हैं, उसको ज़ोर ज़ोर से ऐसे करते हैं कि वो उठ जाए। ठीक है, तो इसको आप एक विगरस स्टिमुलेशन कर बोलते हैं। तो एक पेशेंट है जिसको ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलेशन यूज़ कर रही है ताकि वो रिस्पॉन्ड कर पाए। अगर इसी तरह के स्टिमुलेशन के बाद ये बंदा रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसको आप डॉक्यूमेंट करेंगे कि ही और शी इज़ स्टोपोरस। ओके, देन लास्ट है कोमाटोस। यानी समझो कोमा में चला गया, कोमा में नहीं, लेकिन इसका मतलब है कि वो कोई भी वर्बल या फिर पेनफुल स्टिमुलाई से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहा, तो इसको आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कोमाटोस। यानी किसी भी चीज़ से इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हैं, कोई भी आप पेनफुल स्टिमुलाई उसको दे रहे हैं फिर भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो उसके बाद आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे कि ये पेशेंट कोमाटोस में है। इसकी एग्जामिनेशन जो है वो उसमें क्या आया है कि ही और शी इज़ इन कोमाटोस। ओके, सो इस तरह से आप उसकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करेंगे। ओके, देन है उसके अपीयरेंस और बिहेवियर। अब अपीयरेंस और बिहेवियर में आप उसका सबसे पहले अपीयरेंस देखेंगे उस पेशेंट की, और उसके बिहेवियर को देखेंगे कि क्या उसका बिहेवियर अप्रोप्रिएट है या फिर इनअप्रोप्रिएट है, क्या उसकी पर्सनल हाइजीन गुड है या फिर पुअर है। अगर उसकी पर्सनल हाइजीन पुअर है, उसका बिहेवियर और उसकी अपीयरेंस इनअप्रोप्रिएट है, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ फाइंडिंग्स को डिस्कस करेंगे विथ द फैमिली टू डिटरमाइन वेदर दिस इज़ अ चेंज और नॉट। आप ये सारे कुछ फाइंडिंग्स जो आपको मिली है वो आप उसकी फैमिली से डिस्कस करेंगे कि ये चेंज है या फिर ये ऐसे ही होता है। ओके, इवन सब्सटल चेंजेस इन बिहेवियर कैन सिग्नल न्यू ऑनसेट ऑफ क्रोनिक डिजीज़। अगर उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ गई है ऐसी, तो वो भी आपको इंडिकेट कर सकती हैं कि कुछ क्रोनिक डिजीज़ की ऑनसेट यानी वो शुरुआत हो रही है, या फिर एक मोर एक्यूट चेंज भी इन्वॉल्व हो सकती है फ्रंटल लोब में, क्योंकि फ्रंटल लोब आपके अपीयरेंस प्लस में बिहेवियर को कंट्रोल करता है। दैट्स वाई अगर किसी क्रोनिक या फिर एक्यूट डिजीज़ की वजह से आपका फ्रंटल लोब में डिस्टर्बेंस आ गई है, उसमें डैमेज हो गया है, तो वो आपके अपीयरेंस और बिहेवियर को डिस्टर्ब कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर हम किसकी असेसमेंट कर रहे हैं, न्यूरोलॉजिक सिस्टम की असेसमेंट कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर फ्रंटल लोब अगर डिस्टर्ब होगा तो वो इंडिकेट करेगा उसके पुअर हाइजीन होगी, उसका बिहेवियर और अपीयरेंस इनअप्रोप्रिएट होगा। ओके, सो इस तरह से आप उसका अपीयरेंस और बिहेवियर असेस करेंगे। देन उसकी स्पीच यानी कितना क्लियरली वो बोल रहा है। ओके, सो लिसन टू हाउ वेल द पेशेंट कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ। आपने अच्छे से सुनना है कि किस तरह से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो बंदा, वो पेशेंट। क्या वो फ्लुएंटली बोलता जा रहा है या फिर उसको फ्रेगमेंटेड स्पीच है, जैसे कि थोड़ा बोला फिर स्टॉप हो गया। ओके, तो क्या उसकी स्पीच फ्लुएंट है या फिर फ्रेगमेंटेड है। देन नोट पेस, वॉल्यूम, क्लियरिटी एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ हिज स्पीच। आपने उसका पेस चेक करना है, उसका वॉल्यूम चेक करना है कि हाई है या कम है, उसकी क्लियरिटी चेक करनी है कि आपको जो वर्ड्स यूज़ कर रहा है, क्या आपको उसकी क्लियर कट उनका मतलब समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, प्लस में उसकी स्पॉन्टेनिटी भी आपने उसकी चेक करनी है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप किस लिए असेस करेंगे, टू असेस फॉर डिसएर्थिया। अब डिसएर्थिया का मतलब है डिफ़िकल्ट फॉर्मिंग वर्ड्स। क्या उसको वर्ड्स को फॉर्म करने के लिए डिफ़िकल्टी हो रही है, तो उसको आप लिखेंगे कि ही और शी इज़ डिसआर्थिया। आस्क हिम टू रिपीट द फ्रेज नो इफ्स एंड और बट्स। ओके, सो इस तरह से आप उसकी स्पीच को भी असेस करेंगे।
स्पीच को असेस करने के बाद आप उसके कॉग्निटिव फंक्शन को असेस करेंगे। इसमें आप टेस्ट ओरिएंटेशन की करेंगे, मेमोरी की करेंगे, अटेंशन स्पॉन यूजिंग मेंटल स्टेटस क्वेश्चन, जो कि हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। ये वाला कहाँ गया, ये वाला ग्रीन वाला जो चार्ट है ना, ये आप यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। सो आप नोट करेंगे एबिलिटी पेशेंट की कि कितना वो अटेंशन पे कर रहा है। ओके, सो सबसे पहले आप उसके कंटेंट क्लियरिटी को असेस करेंगे। सो कंटेंट क्लियरिटी में आप ये देखेंगे कि क्या वो कितना टाइम लगा रहा है चीज़ों को समझने में, क्या वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, या फिर इसमें आप देख सकते हैं कि जो रियल चीज़ें हैं उनको समझ पा रहा है या नहीं पा रहा। सो असेस थॉट कंटेंट बाय इवेल्युएटिंग द क्लियरिटी कोहेसिवनेस ऑफ द पेशेंट आइडियाज़। आपने उसके थॉट कंटेंट को असेस करना है बाय इवेल्युएटिंग, उसकी क्या इवेल्युएट करते हुए, उसकी क्लियरिटी प्लस में कोहेसिवनेस ऑफ द पेशेंट आइडियाज़। क्या वो लॉजिकल ट्रांजिशन यूज़ कर रहा है बिटवीन आइडियाज़, यानी आपने उसको कोई ऐसी बात बोल दी, क्या वो उसके बीच में कुछ ट्रांजिशन आइडियाज़ यूज़ कर रहा है समझने के लिए, या फिर डायरेक्टली वो समझ रहा है, या फिर डज ही हैव हेलोसिनेशन। अब हेलोसिनेशन का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो हमें तो नज़र नहीं आ रही लेकिन उस पेशेंट को नज़र आती है, तो आप उसको देखेंगे कि क्या उसमें हेलोसिनेशन वाला कुछ है। ठीक है, सेंसरी परसेप्शन दैट लैक एप्रोप्रिएट स्टिमुलाई, ये एक सेंसरी परसेप्शन है जिसमें जो एप्रोप्रिएट स्टिमुलाई है ना वो उसको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने बहुत बार ये देखा होगा कि जो एक रस्सी होती है, ठीक है, रोप जिसको आप बोलते हैं, तो वो आप अगर सामने रख रहे हैं तो उसको वो समझ रहा है कि ये सांप है। ऐसे ही आप वो जो है ना उसकी सेंसरी परसेप्शन है वो एप्रोप्रिएट नहीं है। ओके, और क्या उसको डेलीवेंस है, डेलीवेंस का सिंपली मतलब है बिलीव्स नॉट सपोर्टेड बाय रियलिटी, यानी उसके कुछ ऐसे बिलीव्स होंगे जो रियलिटी से उनका कोई वास्ता ही नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से आप उसकी कंटेंट क्लियरिटी को चेक करेंगे। देन उसकी प्रोवर्बियल टेस्ट आप करेंगे। So this test tests the patient ability to think abstractly by asking him to interpret a common proverb such as a stitch in time saves 9। इसमें आप उसकी एबिलिटी देखेंगे कि क्या वो एब्स्ट्रैक्टली थिंक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। इसमें आप सिंपली इनको प्रोवर्ब बताते हैं, जैसे ये इंग्लिश वाला प्रोवर्ब है। अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में उससे पूछेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या वो उसको समझ पा रहा है या नहीं पा रहा। ओके, और उसके बाद आप उसको बोलेंगे कि इसको डिफ़ाइन करें कि मैंने क्या बोल दिया। ओके, सो अ पेशेंट विथ डायमेंशिया में इंटरप्रेट दिस प्रोवर्ब लिटरली। If the patient primary language isn't English, have a family member ask the patient to explain a saying in his native language। अगर इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज उसकी नहीं है तो आप उसके फैमिली मेम्बर में किसी से कहेंगे कि वो सेम चीज़ या फिर उसके अपनी लैंग्वेज में उससे पूछें और उससे देखें कि क्या वो कर पा रहा है, उसको ट्रांसलेट या फिर उसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, लेट्स से जजमेंटल टेस्ट। So test judgment by asking the patient how he would respond to a hypothetical situation। इसमें आप इसको कोई hypothetical situation देंगे और उससे पूछेंगे कि उस टाइम वो क्या करेगा। For example, what would he do if he were in a public building and the fire alarm sounds। अगर ये बंदा एक पब्लिक बिल्डिंग में खड़ा है और वहाँ पर जो फायर अलार्म है वो बज रहा है, तो उसके बाद वो क्या करेगा। उसके आंसर में जो भी वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, जो भी आंसर आपको बताएगा, तो उसके बाद आपने उसकी अप्रोप्रिएटनेस आपने चेक करनी है कि आइदर वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा। ओके, देन लास्ट में उसके मूड को चेक करेंगे। इसमें क्या है कि थ्रू आउट द इंटरव्यू जो भी आपका इंटरव्यू चल रहा है उसमें आपने पेशेंट का मूड चेक करना है, उसकी इमोशनल लेबिलिटी और स्टेबिलिटी चेक करनी है एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ हिज इमोशनल रिस्पॉन्स। ओके, देन लास्ट में इसकी कंस्ट्रक्शनल एबिलिटी चेक करेंगे।
इसमें आप ऑब्ज़र्व करेंगे पेशेंट की एबिलिटी कि क्या वो सिंपल टास्क को परफॉर्म कर रहा है। इसमें आप वेरियस ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करेंगे, ओके, और उसको बोलेंगे कि ये सिंपल टास्क कंप्लीट करें। सो कंस्ट्रक्शनल डिसऑर्डर अगर हो गया तो ये अफेक्ट कर सकता है इसकी एबिलिटी को, ओके। सो इस तरह से आप मेंटल स्टेटस को एग्जामाइन कर सकते हैं। ये वाला जो नोट है ये असेसिंग कॉग्निटिव फंक्शन इंक्लूड एवेल्युएटिंग द पेशेंट्स थॉट कंटेंट जजमेंट एंड द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। आप कॉग्निटिव फंक्शंस को इसीलिए असेस करते हैं ताकि जो पेशेंट है उसको आप देख सकते हैं कि उसका थॉट कंटेंट क्या है, उसकी जजमेंट क्या है और उसकी एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली कितनी है, ओके। यहाँ पर एक दूसरा भी नोट है, हाँ, नॉट अ नंबर्स पर्सन, हाँ। व्हेन टेस्टिंग अटेंशन स्पॉन्स एंड कैलकुलेशन स्किल, अगर आप अटेंशन स्पॉन टेस्ट कर रहे हैं या फिर उसकी कैलकुलेशन की स्किल्स को टेस्ट करना चाहते हैं तो आपने ये माइंड में रखना है कि मैथमेटिकल एबिलिटी लेक हो उस पेशेंट की या फिर उसको एंजाइटी हो तो वो उसके पेशेंट की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती हैं, उसकी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन जो है वो डिफ़िकल्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछने, उससे पूछना है कि स्पेल करे वर्ड को बैकवर्डली। अगर ये तो बात हो रही है यूएस वाले कंट्रीज़ की, ओके। तो यहाँ पर मोस्टली पाकिस्तान में जो आपको पेशेंट मिलेंगे मोस्टली तो वो अनएजुकेटेड है। अगर एजुकेटेड मिल रहे हैं आपको तो आप ये वाला क्वेश्चन उससे कर सकते हैं, नहीं तो उसकी नेटिव लैंग्वेज में आप इस तरह से कोई दूसरा क्वेश्चन उससे कर सकते हैं, ओके, टू चेक हिज अटेंशन रिस्पॉन्स एंड कैलकुलेशन स्किल्स। सो पूरा हमने आज डिस्कस कर लिया है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को। कल वाले लेक्चर में हम क्रेनियल नर्व्स के फंक्शन को असेस करेंगे। आई होप कि आपको आज वाली वीडियो समझ आई होगी, ओके। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।